बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मैसेज ऑफ आइसोटोप्स बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री इस टेक्निक के जरिए हम आइसोटोप्स के मैसेज को कैलकुलेट करेंगे। मास स्पेक्ट्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द एग्जैक्ट masses ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। मास स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम एक एलिमेंट के जो डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं उनके मैसेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, जब भी हम कोई सैंपल लेंगे किसी एलिमेंट का तो उसके अंदर सारे सेम एटम्स नहीं होंगे, बल्कि उसके अंदर मिक्स्ड एटम्स होंगे, यानी उसकी जो आइसोटोप्स हैं वो सारे मौजूद होंगे ताकि हम उनको सेपरेट कर सकें। अगर सारे उसके अंदर सिर्फ एक ही तरह के एटम्स होंगे, मुख्तलिफ आइसोटोप्स होंगे ही नहीं, तो हम कैसे पता लगाएंगे अलग अलग आइसोटोप्स का? हमें तो सिर्फ एक का ही रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम ऐसा सैंपल लेंगे जिसके अंदर मुख्तलिफ आइसोटोप्स मौजूद हों उस एलिमेंट के। तो स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए हम ये चेक कर सकते हैं कि एक एलिमेंट के अंदर कौन कौन से डिफरेंट एटम्स वाले आइसोटोप्स मौजूद हैं। हम उनका मास मेजर कर सकते हैं। आपकी किताब में जिस तरतीब से ये टॉपिक लिखा हुआ है, मैं आपको उस तरतीब से नहीं समझाऊंगी। मैं कुछ पैराग्राफ्स पहले समझाऊंगी और कुछ बाद में समझाऊंगी, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से टॉपिक समझ आएगा। द सब्सटेंस whose analysis for the separation of isotopes is required is converted into the vapor state. The pressure of these vapors is kept very low, that is 10⁻⁻⁶ to 10⁻⁻⁷ torr. सबसे पहले तो वो एलिमेंट जिसके हमने आइसोटोप्स के मैसेज को कैलकुलेट करना है, हम उसको वोलेटिलाइज करेंगे। वोलेटिलाइज यानी कि उसको वेपर्स में कन्वर्ट करेंगे, गैशियस फॉर्म में लेके आएंगे। और इन वेपर्स का प्रेशर कम ही रखा जाता है, 10⁻⁶ to 10⁻⁷ टॉर तक। टॉर प्रेशर की यूनिट्स होते हैं। अगला स्टेप होता है आयोनाइजेशन। These vapors are allowed to enter the ionization chamber where fast-moving electrons are thrown upon them. The atoms of isotopic element present in the form of vapors are ionized. इन वेपर्स को हम आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर एंटर करेंगे। वहाँ पे इनकी आयोनाइजेशन हो जाएगी, यानी कि ये आइंस, पॉजिटिव आइंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे? उस आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वो इलेक्ट्रॉन्स जब इन वेपर्स एटम के साथ टकराएंगे तो उनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे, उसकी वजह से वो बन जाएंगे पॉजिटिव आइन। When a potential difference of 500 to 2000 volts is applied between perforated accelerating plates, then these positive ions are strongly attracted towards the negative plate. In this way, the ions are accelerated. अगला स्टेप होता है एक्सेलरेशन। ये जो हमारे पास पॉजिटिव आयंस हैं, इनको हम एक्सेलरेट करेंगे, स्पीड अप करेंगे। कैसे? हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारेंगे। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में 500 से लेके 2000 तक वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद होता है। जब ये आयंस उस फील्ड में से गुजरेंगे तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, उस वजह से इनकी स्पीड तेज हो जाएगी। फिर अगला स्टेप होता है डिफ्लेक्शन। These ions are then allowed to pass through a strong magnetic field of strength, which will separate them on the basis of their mass to charge values. The magnetic field makes the ions to move in a circular path. इन स्पीड अप पॉजिटिव आइंस को हम मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारेंगे। जब ये पॉजिटिव आइंस मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरेंगे तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, यानी मुड़ जाएंगे। अब जो हमने गैस ली थी, उस गैस के अंदर जो भी हमारे पास अलग अलग उस गैस की आइसोटोप्स मौजूद थे, इस डिफ्लेक्शन वाले स्टेज में आके वो सारे आइसोटोप्स अलग अलग मुड़ेंगे, यानी उनका कर्व डिफरेंट बनेगा। आमतौर पे ऐसा होता है कि जो हैवियर आइंस होते हैं वो कम मुड़ते होते हैं और जो लाइटर आइंस होते हैं वो ज़्यादा मुड़ते हैं। तो अब देखिए कि कैसे यहाँ पे एक एलिमेंट के अंदर जो अलग अलग तरह के आइसोटोप्स मौजूद थे वो सारे कैसे सेपरेट हो गए हैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब आगे लगा होता है डिटेक्टर। उस डिटेक्टर को आयन कलेक्टर या इलेक्ट्रोमीटर भी कहते हैं। ये आयंस जाके उस डिटेक्टर को हिट करते हैं।
इस सारे हिस्से के बाद अब हम उन सारे आइसोटोप्स के मैसेस को खुद बारी बारी कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए किताब में फॉर्मूला भी मौजूद है। M/E होता है मैस टू चार्ज रेशो, यानी खाली हम मैस नहीं ले रहे, साथ में उसकी चार्ज वैल्यू भी ले रहे हैं, इज इक्वल टू H² R² ओवर 2E। H है इसमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, R है मैग्नेटिक फील्ड से गुजरने के बाद जो पॉजिटिव आयंस डिफ्लेक्ट हो गए थे, मुड़ गए थे, तो वो एक सर्कुलर पाथ बना के मुड़ रहे थे ना, तो उस सर्कुलर पाथ का हम रेडियस लेंगे और उसको भी स्क्वायर कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड को भी स्क्वायर कर देंगे ओवर 2E। E है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से जो भी डिफरेंट आयंस मौजूद थे हमारे उस गैस सैंपल में, हम बारी बारी उनकी मैस टू चार्ज रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए इस फॉर्मूले के अंदर H और E ये तो सबके लिए सेम ही रहेगा, सिर्फ R चेंज होता रहेगा क्योंकि हर आयन मुख्तलिफ तरीके से डिफ्लेक्ट हुआ था। अच्छा, एक और बात, जब भी एक आयन इलेक्ट्रोमीटर यानी डिटेक्टर को हिट करता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस होता है थोड़ा सा। इस इलेक्ट्रिक करंट से हमें उस आइसोटोप की अबंडेंस का पता चल सकता है कि वो ज़्यादा है या कम है उस सैंपल के अंदर। देखिए जितने भी आइसोटोप्स उस सैंपल के अंदर एक जैसे होंगे वो सब तो एक ही जैसा मुड़ेंगे ना, और डिटेक्टर में भी एक ही जगह पे वो हिट करेंगे। तो अगर कोई आइसोटोप ज़्यादा मौजूद है तो वो ज़्यादा बार डिटेक्टर को हिट करेगा और वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा आइसोटोप ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, जिसने सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया होगा, और जिन आइसोटोप्स ने यानी आयंस ने कम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया होगा, यानी उनकी क्वांटिटी भी उस सैंपल के अंदर कम है, उनकी अबंडेंस कम है। तो इस तरह से हम मैस स्पेक्ट्रोमीटर के ज़रिए आइसोटोप्स की अबंडेंस का भी पता लगा सकते हैं। और ये वाला जो हिस्सा है ना, ये लास्ट वाला अबंडेंस का पता लगाने वाला, इसके लिए ग्राफ भी बनाए जाते हैं। The gaseous positive ions thus formed are separated on the basis of their mass to charge ratio and then recorded in the forms of peaks. Actually, mass spectrum is the plot of data in such a way that mass to charge is plotted as abscissa and the relative number of ions are ordinate. हम ग्राफ में जो x एक्सिस है, x एक्सिस होती है जो हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको एब्सिस भी कहते हैं, हम उसमें मैस टू चार्ज वैल्यू ले लेते हैं, और जो y एक्सिस जिसको ऑर्डिनेट भी कहते हैं, उसके अंदर हम नंबर ऑफ आयंस ले लेते हैं, नंबर ऑफ आयंस यानी उनकी अबंडेंस, और फिर हमारे पास जो फाइनल आंसर निकलता है हम उसकी वैल्यूज़ यहाँ पुट करते जाते हैं और उससे पीक्स बनती जाती हैं। जो जितना ज़्यादा अबंडेंट होगा उसकी पीक भी उतनी ही लंबी होगी। जैसे सपोज करें यहाँ पे मेरे पास मैस टू चार्ज रेशियो है 20 और इसकी पीक सबसे लंबी है, इसका मतलब वो आइसोटोप जिसकी मैस वैल्यू 20 है वो सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है। आगे देखें 21, इसकी पीक तो बहुत ही कम है, 0.257%। इसका मतलब इस मैस वाला आइसोटोप बहुत कम पाया जाता है। अच्छा, ये ग्राफ के अंदर हमें जो पीक्स मिलती हैं ना, इनको कहते हैं मैस स्पेक्ट्रम। First of all, Aston's mass spectrograph was designed to identify the isotopes of an element on the basis of their atomic masses. सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जो आइसोटोप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बना था वो था मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। देयर इज अनदर इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड डेम्स्टर्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर। एक और इंस्ट्रूमेंट भी है जिसे डेम्स्टर्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। ये वो एलिमेंट्स जो सॉलिड स्टेट में मौजूद थे उनकी आइसोटोप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए था। सिमिलरली, द आयंस ऑफ अदर आइसोटोप्स हैविंग डिफरेंट masses आर मेड टू फॉल ऑन द कलेक्टर एंड द करंट स्ट्रेंथ इज मेजर्ड। जितने भी आयंस हमारे पास मौजूद हैं वो सारे जब कलेक्टर के ऊपर फॉल करेंगे तो हम उनकी करंट को मेजर कर लेंगे। The current strength in each case gives the relative abundance of each of the isotopes. और करंट स्ट्रेंथ के ज़रिए हमें उन सारे आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस का पता चल जाएगा। जिस आइसोटोप ने करंट ज़्यादा प्रोड्यूस किया होगा उसकी अबंडेंस भी ज़्यादा है।
The same experiment is performed with carbon-12 isotope and the current strength is compared. This comparison allows us to measure the exact mass number of the isotope. Figure shows the separation of isotopes of neon. ये जो तस्वीर बनी हुई है इसके अंदर उन्होंने नियॉन गैस के आइसोटोप्स को मेजर किया गया है। अच्छा, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि हम कार्बन के आइसोटोप्स को कैलकुलेट कर लेंगे मैस स्पेक्ट्रोमीटर के ज़रिए और बाकियों के जो आइसोटोप्स हैं उनको कार्बन के साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने की सिर्फ यही अहमियत है कि कार्बन के मैस को रिलेटिव लिया जाता है तो उसके साथ कंपेयर करके हम किसी और चीज़ का मैस ज़्यादा अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। Smaller the mass to charge ratio of an isotope, smaller the radius of curvature produced by the magnetic field according to above equation. जिन आयंस की mass to charge ratio small होती है, यानी जो लाइटर आयंस होते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड में वो डिफ्लेक्ट ज़्यादा होता है और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम बनता होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर के जब वो मुड़ेंगे तो उससे जो एक सर्कल क्रिएट हो रहा होगा, एक सर्कुलर पाथ बन रहा होगा, उसका रेडियस। और जिन आयंस की मैस टू चार्ज वैल्यू ज़्यादा होती है वो हैवियर आयंस होते हैं, वो डिफ्लेक्ट कम होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। इन मॉडर्न स्पेक्ट्रोग्राफ्स ईच आयन स्ट्राइक्स अ डिटेक्टर, द आयनिक करंट इज एम्पलीफाइड एंड इज फेड टू द रिकॉर्डर। अब जो मॉडर्न स्पेक्ट्रोमीटर्स या स्पेक्ट्रोग्राफ्स हैं उनके अंदर जब आयन डिटेक्टर को हिट करते होते हैं तो हमें कंप्यूटर में ग्राफ्स नज़र आ जाते हैं कि किस टाइप के आयन ने कितना ज़्यादा हिट किया है डिटेक्टर को। और सबसे आखिरी पैराग्राफ के अंदर आइसोटोप्स को सेपरेट करने के कुछ और भी तरीके लिखे गए हैं। जैसे एक तो हमने ये देखा ना, जो हमने अपने स्पेक्ट्रोमीटर को यूज़ करके एक एलिमेंट में जितने भी आइसोटोप्स थे उन सबको सेपरेट करके देखा है। तो ये कुछ और तरीके भी हैं, जैसे गैसियस डिफ्यूजन, थर्मल डिफ्यूजन, डिस्टिलेशन, अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन एंड लेज़र सेपरेशन। इनकी डिटेल्स यहाँ नहीं लिखी गई हैं तो सबकी डिटेल्स पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। अस्सलामु अलैकुम।